नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया के ऑनलाइन शिक्षण क्रम में आज हम द्वितीय वर्ष के भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, कृषि। तो कृषि जो कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण, इसको व्यवसाय कहें तो सबसे ज़्यादा लोग जिस व्यवसाय में लगे हुए हैं, जिस उत्पादन में लगे हुए हैं, वो कृषि क्षेत्र है। तो क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और अभी वर्तमान में आप अगर समसामयिक खबरों से रूबरू होते हैं तो आपको पता होगा कि कई सारे कृषकों ने पूरी राजधानी दिल्ली को घेर कर एक आंदोलन खड़ा किया है। तो उसकी खबरों से भी आप लोग वाकिफ़ होंगे। कृषि के बारे में हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे और साथ ही साथ जो अभी की खबरों की जो चर्चा है उस पर हम निष्पक्ष रूप से क्या प्रकाश डाल सकते हैं या क्या हम इससे समझ सकते हैं, उसके बारे में हम कोशिश करेंगे। तो सिलेबस को हम देखें कि द्वितीय भाग में आर्थिक भूगोल का कृषि, जिसमें भारत की कृषि और मुख्यतया गेहूँ, गन्ना, चाय आदि इन सब की कृषियों के बारे में है। तो कृषि का एक मोटा मोटा आउटलाइन हम ले लेते हैं कि भारत क्योंकि एक कृषि प्रधान देश है और कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 65% भाग कृषि में लगा हुआ है। तो अगर हम ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों को देखें जहाँ पे जनसंख्या का केवल 3 या 5% भाग ही कृषि कार्य में लगा हुआ है, वहीं भारत की 65% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में लगी हुई है। कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता की दृष्टि से भारत काफ़ी धनी देश है। यहाँ कुल क्षेत्रफल का लगभग 47% क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। इस मामले में भारत की जो भूमि है ये सौभाग्यशाली है कि यहाँ पे जितनी भी भूमि है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे हर तरह के भौगोलिक दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ नदियाँ हैं, पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है। तो हर तरह की मिट्टी यहाँ पे मिलती है और कई सारी मिट्टी होने के कारण कई सारी फसलें यहाँ पे उगाई जा सकती है। जापान जैसे विकसित देशों में भी इतनी प्रकार की फसलें नहीं उगाई जा सकती, और क्योंकि वहाँ पे इतनी भूमि भी नहीं है और ऐसी मिट्टी भी नहीं है। और कई सारे और विकसित देश जैसे अमेरिका है, कनाडा है या यूरोपियन देश, वहाँ पे जलवायु की इतनी विविधता नहीं है जितनी कि भारत में है। तो किसी भी फसल को उपजाने में जो 2-3 चीज़ें मुख्य है, जिसमें मिट्टी है, जलवायु है, जिसमें वर्षा और फिर बीजों की विविधता और एक कृषि सभ्यता का निर्माण। तो भारत उस क्षेत्र में काफ़ी सौभाग्यशाली रहा है कि यहाँ सदियों से कृषि कार्य को प्रमुख जीवन यापन करने का साधन माना गया। तो यहाँ पे कुल क्षेत्रफल का, जो भारत का क्षेत्रफल है, आपको याद होगा कि 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, उस कुल क्षेत्रफल का लगभग 47% क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर शुद्ध तरीके से कृषि की जाती है। 1950-51 में भारत के जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद, भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान 52% था, जो कि 2000-2001 में घटकर 19.7% रह गया। यानी कि जीडीपी का अधिकांश हिस्सा जो धीरे धीरे प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की ओर शिफ्ट होता गया, तो उसमें कृषि क्षेत्र का प्रतिशत घटता गया। व्यापार, उत्पादन और विनिमय, ये क्षेत्र उभर कर आए, परंतु कृषि अब भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है और एक आधारभूत व्यवसाय है। कृषि ऐसा व्यवसाय है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और इसके द्वारा भारत में महत्वपूर्ण उद्योगों सूती वस्त्र, जूट, चीनी आदि को कच्चे माल की प्राप्ति होती है। विनिर्माण क्षेत्र में उत्पन्न आय का 50% भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। तो जो उद्योग हैं, जैसे कपड़ा उद्योग है या जूट उद्योग है या चीनी उद्योग है, इन उद्योगों का जो कच्चा माल है वो कृषि से ही प्राप्त होता है। और उद्योगों को अगर एक तरफ रख भी दें तो हमारे दैनिक जीवन में जो चीज़ें काम आने वाली है, चाहे दूध है, अनाज है, दालें हैं, जितना भी धान हम सेवन करते हैं, वो सारा कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। तो
भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हम कक्षा में इस चीज़ को डिस्कस करते भी हैं कि अगर आपको भूगोल को अच्छी तरह से पढ़ना है तो आपको खेत पर जाना ही होगा। जब हम खेत पर जाकर अपनी मिट्टी को देखेंगे, जलवायु को देखेंगे, तापमान को महसूस करेंगे, पानी को किसी पौधे को पानी मिलने के बाद उसमें परिवर्तनों को देखेंगे, तो हमको कृषि के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आएंगी जो हम पढ़ते समय उसको रिलेट कर पाएंगे। जैसे हम अगर गेहूँ या इसके बारे में पढ़ें कि हाँ इसको इतना टेम्परेचर चाहिए या इतनी मिट्टी चाहिए, ऐसी इतना पानी चाहिए, तो थ्योरी रूप में हम एक तरफ देख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हम याद कर सकते हैं, पर वो चीज़ें उसे कब चाहिए, क्यों चाहिए और कहाँ कैसी चाहिए, ये चीज़ हम खेत में जाने के बाद ही जान सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमारे भारत में ज़्यादातर लोगों के पास अपने खेत हैं, चाहे छोटे ही हों, 1 बीघा 2 बीघा या उनके पूर्वजों के पहले जो थे उनसे प्राप्त खेत, तो चाहे छोटे ही हों पर लोगों के पास अक्सर खेत है और कोई ना कोई खेती से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो जलवायु की विविधता के कारण वर्ष भर तापमान जो है वो कृषि उत्पादन के अनुकूल रहता है और भारत में उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तीनों तरह की फसलें यानी कि उष्ण फसलें भी उगाई जाती है, उप उष्ण फसलें और शीत उष्ण फसलें ये भी उगाई जाती है। कुल कृषि भूमि के लगभग 75% भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है, यानी जो फसलें जो खाई जा सके इसका वाणिज्यिक भाग जो है वो केवल 25% है। तो खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों में मुख्यतः अंतर ये है कि खाद्यान्न फसलें वो है जो खाने के काम आती है और वाणिज्यिक फसलें वो है जो बेचने के, यानी जूट है, पटसन है, ये चीज़ें जो खाने के नहीं बल्कि किसी उद्योग में कच्चे माल के रूप में जाती है, तो उसे वाणिज्यिक फसलें कहा जाता है। भारत में खेतों का औसत आकार काफ़ी छोटा है जो कि लगभग 1.7 हेक्टेयर का है। 1.7 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का हम माने कि औसत रूप से 1 हेक्टेयर में कहीं 3 बीघा और कहीं 4 बीघा खेत लगभग होता है जरीब के अंतर के आधार पे। तो अगर 1.7 हेक्टेयर तो हम कह सकते हैं कि 5 बीघा औसत खेत लगभग सबके पास है। किसी के पास कम भी हो सकता है, किसी के पास ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये हम क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कृषि के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो हमने बचपन से पढ़ा है, कृषि की समस्याएं पढ़ी है कि अनियमित वर्षा, अनिश्चित वर्षा, किसानों का अजागरूक होना या कृषि जोत का छोटा होना और मिट्टी का कटाव, तो ये सारी समस्याएं हम बचपन से पढ़ते आए हैं। इनके उपयोग भी हम, इनके उपचार भी हम पढ़ते आए, पर इसको हम कितना अप्लाई कर पाए वो असल समझ है। जो हम अप्लाई कर पाते हैं अपने खेत पर वो असली समझ है। तो आपसे ये सब पढ़ने का जो फल है वो यही है कि आप पहला परीक्षा में लिख के अच्छे नंबर पास हो जाएं, दूसरा अपने खेत में अच्छी तरह से काम कर पाएं। राज्यों की ओर से देखें तो राजस्थान में सबसे अच्छी स्थिति ये है कि राजस्थान में औसत जोत का आकार 4.34 हेक्टेयर का है और केरल में जोतों का औसत आकार 0.36 हेक्टेयर है। यानी केरल के किसान बहुत छोटी जगह पर खेती करते हैं औसत रूप से, और राजस्थान के किसान, हम अगर मारवाड़ क्षेत्र में जाएं या ऊपर शेखावाटी क्षेत्र में जाएं तो 100 बीघा 200 बीघा एक व्यक्ति के पास पाया जाता है। तो हनुमानगढ़ क्षेत्र में उधर 400 बीघा 1000 बीघा तक भी मिलता है। तो परंतु यहाँ पर कृषि तकनीकों में अंतर है। केरल छोटी जोतें होने के बावजूद मसालों में काफ़ी आगे है। यहाँ से मसाले पूरे देश भर में और विश्व भर में जाते हैं, जबकि राजस्थान में पानी की कमी और कृषि का अवैज्ञानिक तरीका अपनाने के कारण यहाँ काफ़ी सारी ज़मीनें अब तक खाली पड़ी हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान में लाना चाहिए कि ज़मीन के अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो कृषि के उत्पादन को प्रभावित करती हैं। देश की कुल कृषि भूमि के मात्र 25% भूभाग पर एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। इसका अर्थ ये है कि 25% भाग जो है वो मल्टी क्रॉपिंग करता है और बाकी बचा हुआ 75% भाग केवल वर्षा के समय में एक फसल लेता है, जिसमें वर्षा के पहले किसान बीज डाल के आता है
वर्षा उसको पानी पिलाती है, 1-2 बार खाद या खरपतवार के लिए जाना होता है और बाकी समय, बाकी 8 महीने वो खेत खाली पड़ा रहता है। यही कारण है कि राजस्थान में बड़ी जोतों के होने के बावजूद पानी की कमी होने के कारण उत्पादन इतना अधिक नहीं है, जमीन पर्याप्त रूप से बड़ी होने के बावजूद। आगे हम देखें कि उर्वरक का उपयोग जो भारत की कुल कृषि भूमि के लगभग 55% भाग पर अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग होता है। अधिक उपज देने वाले प्रयोग का यहाँ तात्पर्य HYC बीजों का से है, जो कि हरित क्रांति 1960 के बाद प्रयोग में आने लगे और कहा जाता है कि इससे अधिक उत्पादन होने लगा। जबकि क्वांटिटी बढ़ने से क्वालिटी बढ़े ऐसा नहीं मान सकते। तो पंजाब और हरियाणा जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति के काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, वहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर अधिक यूरिया खाद डालने से या अधिक संकर बीजों के प्रयोग से ज़मीन को भी बहुत नुकसान पहुँचा है और वो अनाज खाने वालों को भी कैंसर जैसी बीमारियाँ बहुत कॉमन हो चुकी है। तो कैंसर ट्रेन के बारे में आपने सुना होगा, पंजाब में एक स्पेशल ट्रेन है जिसमें केवल कैंसर के मरीज जाते हैं और पंजाब की हालत अभी कुछ ऐसी भी है कि वर्तमान समय में वहाँ की जो गेहूँ उगाए जाते हैं वो लोग उनके खुद के गेहूँ नहीं खा पाते, वो यूपी और बाहरी इलाकों से गेहूँ आयात करके फिर काम में लेते हैं, उनका गेहूँ एक्सपोर्ट होता है। तो ये हरित क्रांति से अचानक से बड़े उत्पादन के कारण ये ऐसे नेगेटिव नतीजे हमको देखने को मिल रहे हैं। किसान जब पूरी तरह बाजार पर आश्रित हो गया तो उसको MSP और खाद की सब्सिडी, बीज की सब्सिडी, इन सब चीज़ों के प्रति उसको आंदोलन भी करना पड़ता है, चिंता भी करनी पड़ती है और चर्चा भी करनी पड़ती है। तो जो खाद हम घर में गोबर से बना सकते थे, पशुओं से बना सकते थे, उसकी बजाय हमने यूरिया का कट्टा या DAP का कट्टा डालना ज़्यादा आसान हमारे लिए है। हाँ, जितना भी 250-300 रुपये का एक कट्टा आता है और एक दिन में वो किसान का श्रम भी बचता है, परंतु उससे ज़मीन को नुकसान पहुंचता है और बीज की गुणवत्ता को भी नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ किसान जितना मात्रा में खाद और बीज पर पैसे खर्च करता है उतना ही वो बाज़ार पे और ज़्यादा आश्रित होता जाता है। तो सरकार और बाज़ार से उसको जो चीज़ें वो अपेक्षा करता है कि सरकार से ये सब चीज़ें मिलेंगी और बाज़ार से इतनी सहूलियत मिलेगी, उतना मिलती नहीं है। तो किसान हमेशा नुकसान में रहने वाली एक पूरे भारत में सबसे बड़ा अपन अंतर देखें तो एक कृषि विशेषज्ञ हैं देवेंद्र सिंह और एक कृषि विशेषज्ञ हैं भारत भूषण जी त्यागी, उनके बारे में कभी वीडियो मिले तो आप ऑनलाइन सुन सकते हैं। तो वो कहते हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो काफ़ी फायदे में चल रहा है। हर साल आप देखेंगे कि ट्रैक्टर की बिक्री काफ़ी बढ़ती है और इसका मतलब किसानों के पास पैसा है तब वो ट्रैक्टर खरीद रहे हैं और खाद हर साल मिलियन टनों में बिकती है। तो अब ये पैसा किसानों के पास रुकता नहीं है, ये पैसा या तो मशीनों वाले ले जाते हैं या ट्रैक्टर खाद वाले ले जाते हैं या बीज कंपनियां ले जाती है या बिचौलिए और दलाल ये लोग ले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि किसान के पास पैसा है परंतु वो रुक नहीं रहा है, वो पैसा दूसरे लोगों के पास पहुंच रहा है और इसी कारण से जो ये निर्भरता बढ़ी है बाज़ार पे या सरकार पे, जो MSP का भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो भी आंदोलन चल रहा है, ये भी इससे समझ में आता है कि इसका उपाय अक्सर मतलब इसका बिल्कुल सरल सा उपचार क्या हो सकता है कि किसान स्वावलंबन पूर्वक खेती करें। तो ये कृषि का एक मोटा मोटा परिचय हमने आज देखा और हमने ये जाना कि भारत में कृषि अभी भी काफ़ी हद तक परंपरागत कृषि है और यंत्रीकरण की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है और इसके अलावा भी नवाचारी कृषि जो बिल्कुल प्राकृतिक और जीरो बजट कृषि होती है उसके बारे में भी अभी तक तेज़ी से प्रगति हो रही है। तो आगे आने वाली कक्षाओं में हम भारत के कृषि प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग तरह से जो कृषि वैज्ञानिकों ने कृषि प्रदेशों का विभाजन किया है जलवायु विविधता, मिट्टी विविधता और धरातल विविधता के आधार पे। तो उसके हम देखेंगे कि 5 तरह के प्रदेश, कृषि प्रदेश भारत में बांटे गए हैं। वो कौन कौन से हैं, वहाँ क्या क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है।
इसके साथ ही आगे आने वाली कक्षाओं में हम देखेंगे कि गेहूँ, गन्ना, चाय, चावल, कपास, इन महत्वपूर्ण फसलों को उगाने के लिए क्या दशाएं आवश्यक हैं और इनका उत्पादन भारत में किस किस तरह से हो रहा है। आप लोगों को धन्यवाद। मानचित्र साथ देखते रहिएगा। मानचित्र देखने से आपको जो भी स्थितियाँ हम कक्षा में बताएंगे या जो भी राज्यों के नाम हम लेंगे तो आपको अच्छे से कनेक्ट होगा। धन्यवाद।